हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहा था, तो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, यानी पदार्थ में आपको पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन आपको पढ़ा दिया था। उस परिवर्तन में क्या क्या होता है, यानी गलन क्या है, गलनांक क्या है, हिमीकरण क्या है, हिमांक क्या है, क्वथन क्या है, क्वथनांक क्या है, वाष्पन क्या है, ऊर्ध्वपातन क्या है, इन सब पे डिटेल्स के साथ चर्चा कर लिया हूँ। पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वाष्पीकरण क्या है ना, वेपराइजेशन क्या है ना, वाष्पीकरण। देखिए, वाष्पीकरण क्या होता है कि क्वथनांक से कम तापमान पर, यानी क्वथनांक जितना चीज, देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या बोलते थे, क्वथनांक, है ना। तो क्वथनांक से कम तापमान पर यदि कोई द्रव, ठीक है, ध्यान सुनिए, क्वथनांक से कम तापमान पर यदि कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण, है ना। क्या होने लगता है, वाष्पीकरण। तो क्वथनांक से कम तापमान पर कोई द्रव, ठीक है ना, अपने सतह से, कहाँ से, सतह से क्या होने लगता है, गैस अवस्था में यानी वाष्प में बदलने लगता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण, वेपराइजेशन। ठीक है, मैंने डिफिनीशन भी लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से। देखिए, तो क्या होता है ये वाष्पीकरण, एक बार फिर से आपको समझाता हूँ। वाष्पीकरण क्या है कि यदि कोई द्रव है, ठीक है ना, और उसको क्वथनांक से कम तापमान दिया जाए, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान दिया जाए, तो उसके सतह से, मान लीजिए कि अगर ये द्रव है, ठीक है ना, तो द्रव की ये सतह से, सरफेस से, है ना, इसमें द्रव भरा हुआ है अगर, तो इसके सतह से यदि गैस अवस्था यानी वाष्पन में बदलने लगता है ये द्रव, तो क्या कहते हैं उस प्रक्रिया को, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण हमेशा क्वथनांक से नीचे होता है, ठीक है। और जब क्वथनांक पर होगा, 100 डिग्री पर होगा, उसे बोलेंगे वाष्पन। क्या बोलेंगे, वाष्पन। वाष्पन पूरे द्रव में हो रहा था, कहाँ हो रहा था, पूरे द्रव में। वाष्पन कहाँ होता है, पूरे द्रव में। लेकिन जो वाष्पीकरण होता है ना, ध्यान रखिएगा, ये हमेशा सतह पर होता है। कहाँ होता है, सतह पर। वाष्पीकरण कहाँ होता है, सतह पर होता है। क्लियर। अब देखिए, वाष्पीकरण किन किन बातों पर निर्भर करता है। एक तो इस बात पर निर्भर करेगा कि ये सतह चौड़ा है कि कम है, यानी क्षेत्रफल ज्यादा होना चाहिए। यदि मान लीजिए कि एक बर्तन है, तो बर्तन का क्षेत्रफल अगर ज्यादा है, सतह का क्षेत्रफल ज्यादा है, तो जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतना वाष्पीकरण ज्यादा होगा, है कि नहीं, उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। तो किस बात पर निर्भर करता है, सतह पर। अब मान लीजिए कि सतह पर, ठीक है, सतह पर निर्भर, मैंने बता दिया, सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उतना ही वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी। क्लियर। और सतह का क्षेत्रफल जितना कम होगा उतना ही वाष्पीकरण की दर क्या होगी, कम होगी। दूसरा निर्भर किस पर करता है, तो आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी पे। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए कि मैं कपड़ा भिगो करके, ठीक है, खींच करके अगर बाहर सूखने के लिए रख दूं, और पता चला कि बाहर बारिश का मौसम है या ठंडी का मौसम है, तो बाहर क्या है, बहुत ज़्यादा नमी है, वाटर का मात्रा है बाहर, तो वाटर की मात्रा बाहर है और हमारे कपड़े के अंदर भी वाटर की मात्रा है। तो बाहर की वाटर की मात्रा, कपड़े की वाटर की मात्रा, दोनों जब इक्वल हो जाएंगी तो कपड़ा सूखने में देरी लगेगा, तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर बाहर वही सूखा रहता, ड्राई रहता, है ना, धूप का मौसम रहता, तो बाहर एकदम सूखा रहता, तो हमारे कपड़े के अंदर जो वाटर है वो क्या हो जाता, वो वाटर खींच लेता, क्या करता, वाटर को खींच लेता, तो कपड़ा जल्दी सूख जाता। मतलब कह सकते हैं कि अगर वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा हो तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है, अगर कम हो तो वाष्पीकरण की दर ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। ऐसे ही एक बात और चीज़ कह सकते हैं कि मैंने बताया सतह, जैसे मेरा कपड़ा है, जब भी हम कपड़ा खींचते हैं तो खींचने के बाद उसको फैला देते हैं। क्यों फैला देते हैं, ताकि सतह ज़्यादा हो जाए, और सतह ज़्यादा हो जाएगा, सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा तो वाष्पीकरण की दर तेज हो जाएगी। ठीक है, आ रहा समझ में। उसके बाद दूसरा किस पर निर्भर करता है, वायु की गति। किस पे, वायु की गति। मान लीजिए कि मैंने कपड़ा सूखने के लिए रख दिया, ठीक है, और हवा तेज चल रहा है, हवा तेज चल रहा है, तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, यानी पानी जो कपड़ा भीगा हुआ है इसका पानी जल्दी जल्दी सूख जाएगा, इसी को बोलते हैं वाष्पीकरण। ठीक है। वाष्पीकरण जो होता है ना, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस का मतलब हम कपड़ा सुखाते नहीं है, कौन सुखाता है, प्रकृति के द्वारा जो भी ऊष्मा होती है, बाहर की गर्मी होती है, वो हमारे कपड़े से पानी को क्या करती है, खींच लेती है। तो कपड़ा सुखाने का काम कौन करता है, प्रकृति, है ना।
सब ऐसी घटनाएं जो प्रकृति के द्वारा होती है बट उसमें वाष्प बनता है, उसे हम वाष्पीकरण कहेंगे। अरे समझे ना, प्रकृति के द्वारा वो घटनाएं होंगी, ठीक है। और जो हम पानी को गर्म करके वाष्प बनाते हैं वो होता है वाष्पन, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। क्लियर? तो इस पर निर्भर करता है। दूसरा किस पर निर्भर करता है? तापमान। यानी यदि हम तापमान बढ़ा दें, मान लीजिए कि मैंने कपड़ा भिगो करके रख दिया, मतलब सूखने के लिए पसार दिया है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा धूप है, तो सूखने में समय क्या लगेगा? कम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। यानी तापमान ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण की दर ज़्यादा होगी, तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। ठंडी के और बरसात के मौसम में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। आ रहा समझो ना? चलिए अब वाष्पीकरण के प्रयोग देखते हैं कि आखिर में इसका प्रयोग कहाँ कहाँ में देखने को मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे गर्मी के दिनों में जो छत होता है ना, छत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, सूर्य की किरणों को अवशोषित करके क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर बाल्टी का पानी डालते हैं और उसको धोते हैं। क्यों धोते हैं? क्योंकि उसके अंदर की जितनी भी हीट है वो पानी क्या करता है? खींच करके खुद वाष्प बन के उड़ जाता है। क्या होता है? वाष्प बन के उड़ जाता है। इसलिए छत क्या हो जाते हैं? ठंडा हो जाता है। तो छत को ठंडा करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं गर्मी के दिनों में? वाष्पीकरण, है ना। पानी डालते हैं तो पानी क्या बनता है? वाष्प बनता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। क्लियर? दूसरा मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि चादर है, मैंने बताया कपड़ा हो गया या चादर हो गया, अगर इसको गीले कपड़े को अगर रख देते हैं बाहर तो जल्दी सूख जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पानी क्या बन जाता है? वाष्प बन के ऊपर की तरफ निकल जाता है ना, वाष्प बन के ऊपर की तरफ निकल जाता है। ऐसे ही रोटी आपने देखा होगा, रोटी जब फुलाया जाता है ना तो रोटी फूलती क्यों है? क्यों? कि रोटी को बनाते वक्त उसमें पानी की मात्रा होती है। तो जब पानी देखिए, पानी जब गर्म होता है तो वाष्प बनता है, और वाष्प बनता है तो रोटी के जो ऊपर का परत है ना उसको धक्का देता है ऊपर की तरफ, तो रोटी क्या हो जाती है? फूल जाती है। तो रोटी फूलती है तो आप देखोगे जब रोटी फूलती है साइड से फटती है ना तो बहुत तेज गैस निकलता है। कौन सा गैस? वाष्पीकरण, वाष्प निकलता है। अगर उससे आपकी उंगली जल जाए तो ये जल्दी सही नहीं होगा। आग से जलेगी तो सही हो जाएगा, बट वाष्प से अगर उंगली जल जाए तो सही नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा भी है। गीली चादर मैंने बता दिया, कपड़ा हो गया या चादर हो गया, इसको मैंने बता दिया। ठीक है, छत का ठंडा होना मैंने आपको समझा दिया, रोटी का फूलना भी आपको समझा दिया। ठीक है, उसके बाद और सुनिए, पानी का मटका जो होता है ना, मटका होता है, मटके के अंदर पानी क्यों रखते हैं? क्योंकि पानी जब गर्म होगा, बाहर के तापमान को ग्रहण करके जब गर्म होगा तो वाष्प बनेगा। तो वाष्प जो है कि मटके से जल्दी बाहर निकल जाएगा। क्या होगा? जल्दी बाहर निकल जाएगा, ताकि वो बाहर निकलता रहेगा। जितना वाष्प बनेगा वो जल्दी जल्दी कहाँ निकल जाएगा? मटके से बाहर, जिसकी वजह से पानी गर्म नहीं होगा, क्या रहेगा? हमेशा ठंडा होगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। उसके बाद आपने देखा होगा कि चाय, दूध, है ना, कॉफ़ी सब फूंक फूंक के पीते हैं। फूंकने से क्या होता है? देखिए, चाय गर्म है, जब हम फूकेंगे ना तो फूकने के बाद चाय का जहाँ पे हवा जाएगा वहाँ से कुछ सतह हटेगा। देखिए, चाय का एक लेयर बना था, ऊपर सतह बना था, जो अंदर के वाष्प को बाहर नहीं आने दे रहा था। और जैसे मैंने फूका वो लेयर हटेगा, और जैसे लेयर हटेगा तो जल्दी जल्दी वाष्प कहाँ से? अंदर से वाष्प बाहर आने लगेगा, और वाष्पीकरण बन के कहाँ निकल जाएगा? वायुमंडल में निकल जाएगा। इसलिए चाय या दूध या कॉफ़ी हम फूंक फूंक के पीते हैं। क्यों पीते हैं? फूकने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। उसके बाद पेट्रोल का हाथों पर ठंडा होना। जैसे आप पेट्रोल या स्प्रीट, है ना, अगर हाथ पे रखते हैं, पेट्रोल या स्प्रीट अगर हाथ पे रखते हैं तो हाथ पे ठंडा लगेगा। क्यों लगेगा? देखिए, हाथ का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जैसे आप पेट्रोल रखेंगे तो जितना एरिया पेट्रोल कवर किया रहेगा ना, उतने एरिया से तापमान को क्या करेगा? खींच लेगा, और खींचने के बाद वो खुद वाष्प बन जाएगा, पेट्रोल बाहर निकल जाएगा, और हमें उतने एरिया में हमें ठंडक महसूस होगी। और समझ में ना, ये था हमारा वाष्पीकरण, है ना। वेपराइजेशन किसे कहते हैं मैंने आपको समझा दिया कि क्वथनांक से नीचे तापमान पर यदि कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाती है तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण हमेशा पदार्थ के या बर्तन के सतह से होता है ना। वाष्पीकरण कहाँ से होता है? सतह से होता है, और वाष्पन पूरे द्रव में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वाष्पीकरण द्रव के सतह से होता है, और जो वाष्पन होता है वो पूरे द्रव में होता है। क्लियर? तो ये था हमारा
वाष्पीकरण। अब हम देखते हैं कि पदार्थ की अवस्था जो परिवर्तन है, अवस्था परिवर्तन पे दाब का प्रभाव और ताप का प्रभाव पड़ने वाले हैं, ठीक है ना। दाब का प्रभाव यानी कोई पदार्थ है उसके ऊपर दाब लगाया जाए तो क्या होगा। मान लीजिए कि मेरे पास गैस है, क्या है, गैस। अगर गैस के ऊपर दाब लगाऊंगा, ध्यान सुनिए, किसी भी गैस के ऊपर अगर दाब लगाओगे ना तो गैस के कण धीरे धीरे पास आने लगेंगे, क्या होंगे, पास आने लगेंगे, और इतना पास आ जाएंगे कि धीरे धीरे वो बन जाएंगे द्रव अवस्था में। किसे बन जाएंगे, द्रव अवस्था में। याद रखिएगा कि जब किसी गैस पर दाब बढ़ाया जाता है तो वो क्या बन जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है, वो द्रव बन जाता है। इसलिए आपने नाम सुना होगा LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्यों, उस पेट्रोलियम पदार्थ को क्या कहता है, क्या किया जाता है, गैस है। LPG सिलेंडर क्या है, गैस है, और उस गैस को इतना दबा दिया जाता है ना, दबा दबा के भर दिया जाता है सिलेंडर के अंदर कि वो द्रव अवस्था में हो जाता है। किस में हो जाता है, द्रव अवस्था में। यानी किसी भी गैस के ऊपर अगर आप दबाव लगाते हो तो क्या बन जाएगा, वो द्रव बन जाएगा। यही क्या होता है, दाब का प्रभाव, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा ना कि गैस के ऊपर दाब लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। एक बात और याद रखना है कि अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु के पूछा जाए कि यदि किसी पदार्थ के ऊपर दाब लगाया जाता है तो उसके गलनांक में क्या होगा, तो मैं बता दूं कि आप एक बार पॉइंट याद रखिएगा कि सामान्यतः किसी भी वस्तु के ऊपर दाब लगाया जाता है तो उसका जो गलनांक होता है यानी गलाने वाला टेम्परेचर वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मान लीजिए कि ये मेरे पास मार्कर है, अगर मार्कर को मुझे गलाना है, ये सॉलिड है ना, इसको गलाना है, अगर इसको गलाना है तो इसको मान लीजिए कि 10 डिग्री टेम्परेचर दे रहा हूँ तो ये गल जा रहा है। क्या हो रहा है, गल जा रहा है। लेकिन मैंने क्या किया, इसको दाब लिया, ऐसे दाब लिया। अब इसको गलाना होगा तो हमेशा टेम्परेचर क्या 10 देना पड़ेगा, नहीं, टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। तो गलनांक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी सामान्यतः जो भी दाब लगाएंगे जिस वस्तु पर, उसका क्या होगा, गलनांक बढ़ जाएगा। क्लियर। अपवाद में सुनिए, बर्फ और रबड़ को छोड़ करके जितने भी वस्तु हैं उस पर अगर आप दाब लगाएंगे वो क्या होगा, गलनांक बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो कि बर्फ और रबड़ जो होता है ना, कि आप दाब लगाएंगे तो गलनांक घट जाएगा। क्या हो जाएगा, गलनांक घट जाएगा। यानी अगर बस बर्फ देखिए, बर्फ को आप हाथ में लीजिए और बंद कर दीजिए, देखिए गलेगा नहीं, क्या नहीं होगा, गलेगा नहीं जल्दी, है ना। दाब बढ़ाने से क्या होगा, गलन कम हो जाएगा उसका, तो गलनांक क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। आ रहा समझ में ना। तो याद रखिएगा कि किसी बर्फ या रबड़ के ऊपर अगर दाब लगाया जाता है तो उसका गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आ रहा समझ में। चलिए अब आते हैं कि मैंने बता दिया कि अब देखिए जब दाब लगाएंगे तो मैंने बताया क्या बन जाएगा, वो द्रव। तो इसी में आता है एक विधि आती है आसवन विधि। कौन सी विधि, आसवन विधि। आसवन विधि क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा डिस्टिलेशन, आसवन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टिलेशन। आसवन विधि क्या है ना, कि क्या किया जाता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा समुद्र का पानी निकाल करके उसको गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो पानी जब गर्म होगा तो आप बताइए वाष्प बनेगा, है ना, वाष्प बनेगा। तो वाष्प बनता है, उस वाष्प को अलग एक ड्रम में इकट्ठा कर लिया जाता है। कंपनी के द्वारा समुद्र के पानी को गर्म किया जाता है तो वाष्प बनता है, और उस वाष्प को कंपनी अलग ड्रम में इकट्ठा कर लेती है। अब वो धीरे धीरे उसके ऊपर दाब लगा करके क्या कर लेती है, उसको पानी बना लेती है। उस गैस को क्या बना लेगी, पानी। जो वाष्प बना था उसको क्या बना ली, पानी। और उसी पानी को बोतल में भर के रेलवे स्टेशन में बेचा जाता है, या और भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो पीते हैं पानी, है ना, सब डिस्टिलेशन वाला होता है, यानी आसवन वाला होता है, समुद्र का पानी होता है। क्लियर। उसका आपने कहा डिस्टिल्ड वाटर, आपने सुना होगा डिस्टिल्ड वाटर, है ना। तो डिस्टिल्ड वाटर जो है ना वही क्या है, आसवन विधि के द्वारा बनाया जाता है। आसवन विधि समझा दिया। क्या होता है कि समुद्र का पानी लेंगे, उसको गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा। उस वाष्प को फिर द्रव में परिवर्तित कर देना दाब लगा करके और तापमान को कम करके। तो वही क्या होगा, फिर बोतल में भर दिया जाएगा तो हो जाएगा वो क्या सी, आसवन विधि, और उसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है। तो क्वथन मतलब गर्म किए, संघनन का मतलब फिर उस पर दाब लगा के उसका द्रव में बदल दिए, इसलिए दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, आसवन। अब आते हैं ताप का प्रभाव। अब देखिए किसी भी पदार्थ पे अगर तापमान बढ़ाएंगे तो पदार्थ के कणों के बीच की दूरी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। देखिए ठोस पदार्थ है, उसको गर्म करेंगे तो द्रव में बदल जाएगा। ठोस में कण के बीच की दूरी कम था, द्रव में बदल गया तो कण के बीच की दूरी, फिर गर्म करेंगे द्रव से गैस बन जाएगा और दूर दूर सब उड़ जाएंगे कण, है कि नहीं। यही कह रहा है कि अगर ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ठोस से गैस द्रव में आ जाएगा और द्रव से गैस में आ जाएगा। अब एक ताप के प्रभाव पर एक पॉइंट याद रखना है, त्रिक बिंदु। कौन सा बिंदु, त्रिक बिंदु, यानी ट्रिपल पॉइंट। अब ये ट्रिपल पॉइंट क्या होता है ना,
कि यदि कोई द्रव है, ठीक है, या कोई पदार्थ है, ठीक है, तो पदार्थ का वह बिंदु जिस पर ठोस, द्रव, गैस तीनों समान होते हैं। मतलब कि ऐसा बिंदु जिस पर ठोस, द्रव, गैस तीनों समान होते हैं, उस बिंदु को कहते हैं त्रिक बिंदु, यानी ट्रिपल पॉइंट्स, ठीक है। और वो जितने तापमान पर होते हैं वहाँ पे ट्रिपल तापमान यानी त्रिक बिंदु का तापमान कहा जाएगा। वो कितना होता है 273.16 केल्विन, यानी 273.16 केल्विन। ये केल्विन नामक वैज्ञानिक ने त्रिक बिंदु के बारे में बताया था। उसके बाद आपको एक फार्मूला याद रखना है, C/5। ये तापमान के रिलेटेड फार्मूला है तापमान में परिवर्तन करने का, कि आपको सेल्सियस में देगा, फ़ारेनहाइट में पूछेगा, फ़ारेनहाइट में देगा, केल्विन में पूछेगा, केल्विन में देगा, सेल्सियस में पूछेगा। तो देखिए C/5 इक्वल टू K माइनस 273/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू R/4। अब देखिए C क्या है, सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड, K क्या है, केल्विन, F क्या है, फ़ारेनहाइट, R क्या है, र्यूमर। तो ये आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए कि आपको C का मान दे तो C के जगह पर रखिएगा, इसमें से जो भी पूछेगा उसको ले लेना है। मान लीजिए कि C का मान दिया है, K का मान पूछा है, तो हम इन दोनों को लेंगे, है ना। अगर C का मान और जिसमें K है, बस इन्हीं दोनों को लेंगे। मान लीजिए कि C का मान दिया है, F का मान पूछा है, इसका मतलब C वाला लेंगे और F वाला लेंगे। इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, दोनों बराबर होगा, जैसे C/5 बराबर F माइनस 32/9। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, आपका आ जाएगा तापमान में परिवर्तन, ठीक है। मैं जब से चैप्टर ये खत्म होगा तो मैं चैप्टर के लास्ट में आपको न्यूमेरिकल सी कराऊंगा, ठीक है। हर चैप्टर के लास्ट में आपसे न्यूमेरिकल कराऊंगा और आपको दूंगा भी, ठीक है ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वाष्पीकरण और दाब और ताप का प्रभाव मैंने आपको पढ़ाया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।